स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप में। मैं हूं नीरज और आज बातचीत होगी सबसे पहले कच्चे तेल पर। एक बार फिर से 80 की तरफ उसने मार्च शुरू किया है। क्या परिस्थितियां बन रही हैं कि क्रूड थोड़ा सा ऊपर जाते हुए दिख रहा है या फिर ये एक फिजल आउट होने जैसी स्थिति बन रही है। दूसरा मसला होगा मेटल्स का, जहां पे बेस मेटल्स में तगड़ी दबाव देखने को मिल रही है। कॉपर कई महीनों के लोज पर चला गया है, स्टील में भी काफ़ी गिरावट है। तो क्या ये चीन का प्रेशर है या फिर एक ग्लोबल रिसेशन जैसा माहौल बन रहा है, इसलिए मेटल्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। प्रेशस मेटल में सोना भी 70,000 के नीचे है अभी भी, और एक बाउंस आया था लेकिन उसके बाद वो फिर से टिक नहीं पा रहा है, 70 के नीचे चल रहा है। बावजूद इसके कि रेट कट की बातें चल रही हैं, डॉलर वीक हो सकता है, फिर भी सोने में अभी उतनी तेज़ी नहीं है। इस पर भी बातचीत होगी। तीनों मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी होंगे, साथ ही इनके चार्ट्स के टेक्निकल एनालिस्ट निशांत कुमार और कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा, साथ ही चार्ट एंड ट्रेड के फाउंडर विकास पगड़िया। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कच्चे तेल पे बात की जानी चाहिए नरेंद्र जी से। तनेजा जी, सर क्रूड एक बार फिर से ऊपर की तरफ थोड़ा सा रुझान दिखा रहा है। एक तो ये था कि आईए की रिपोर्ट में यूएस में ड्रॉडाउन था तो थोड़ा सा उसकी वजह से हुआ, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि क्रूड थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। क्या परिस्थितियां बदल रही हैं क्या? देखिए, अभी जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं ट्रेंड का, उसके तो मुख्यतः दो कारण हैं। एक तो वो लोग जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस ले रखी थी, वो थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है अपने पोजीशन को, लॉन्ग पोजीशंस की जगह जो है वो मतलब आउट हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा एक कारण वो है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि बाजार इस बात का इंतजार कर रहा है कि ईरान जो है वो बदले में क्या कार्रवाई करेगा। क्योंकि अभी तक ईरान ने इतना लंबा समय लिया है, तो ऐसा लगता है कि ईरान करेगा तो जरूर कुछ, लेकिन क्या वो होगा, क्या वो बहुत जबरदस्त होगा, क्या उससे वॉर एस्केलेट हो जाएगी, उसको लेकर के बाजार में तनाव है। लेकिन बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये मान के चल रहा है कि चूंकि ईरान ने इतना लंबा समय लिया है और हमास का नेता वो मारे गए थे, ईरान का नेता कोई नहीं था, तो इसलिए जो है वो मेजर्ड रिस्पांस होगा। मतलब रिस्पांस तो होगा, ऐसा होगा जिससे उनका आत्मसम्मान जो है वो बरकरार रहे, लेकिन पूरा युद्ध में वो तब्दील हो जाए वो शायद नहीं चाहेगा। तो लेकिन इसको लेकर के बाजार में थोड़ा सा जो है एक सस्पेंस, असमंजस की स्थिति बनी हुई है और ये आपको कीमत में रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई में जिस तरह का डिमांड को लेकर के काफी पेसिमिज्म था, बहुत निराशावाद था कि भाई डिमांड तो बढ़ेगी नहीं, सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई डिसरप्शन तो हुआ नहीं, तो कहीं कीमतें ऐसा ना हो बहुत नीचे लुढ़क जाएं। अब उसको लेकर के बाजार थोड़ा आश्वस्त हो गया है कि डिमांड जो है वो कम नहीं होने वाली और हो सकता है थोड़ी सी डिमांड जो है वो बढ़े। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कीमतों में रिफ्लेक्ट कर रहा है। और मेरा अपना मानना है कि आप डिमांड, सप्लाई, जियोपॉलिटिकल, ये सबको अगर मिलाकर के देखते हैं, एक बास्केट में डाल के देखते हैं, तो कीमतें 80 के आसपास घूमेंगी। हो सकता है कभी 75 हो जाए, ये भी हो सकता है 72 हो जाए, पर ये भी हो सकता है 86 हो जाए या 90 को टच कर जाए। लेकिन अगर आप औसत निकालते हैं आने वाले 4-5 महीने के अंदर, वो 80 के आसपास घूमनी है, क्योंकि ये वो कीमत है जियोपॉलिटिकल फैक्टर को भी अंदर ले रही है और साथ साथ डिमांड को लेकर के भी उसको फैक्टर इन करके चल रही है। अब कोई बहुत बड़ा ट्रिगर जियोपॉलिटिकल हो जाए, यूक्रेन में हो जाए, या ट्रंप साहब सत्ता में आ जाए, उससे कुछ तब्दीली हो जाए, या कहीं तैवान को लेकर के कोई बहुत बड़ा कुछ फसाद शुरू, ऐसा कुछ है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो 80 के आसपास कीमत घूमेगी। 72, 75 हो जाए तो सेलिब्रेट ना करें, और 85 या 88 या 90 भी छू जाए तो बहुत ज्यादा घबरा नहीं। तो क्या तनिया ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मामला थोड़ा ठंडा हो गया है खाड़ी में, और जो एक डर जैसा लग रहा है कि पता नहीं ईरान करेगा क्या करेगा, हो सकता ना भी करे, एक सेंसिबल तो यही होगा कि कुछ ना करे? नहीं, देखिए, ईरान की सबसे बड़ी जो उनकी क्या है कि ईरान की आर्थिक जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, और जो नए राष्ट्रपति वहां से आए हैं, जिस हिसाब से उन्होंने जो पुराने विदेश मंत्री थे उनको वापस लेके आ गए वो सलाहकार के रूप में, और एक तरह से उनको उपाध्यक्ष टाइप का बना दिया है, तो कहीं ना कहीं वो संकेत ये दे रहे हैं कि वो लोगों से, दुनिया से बातचीत करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ चीन का वहां इतना निवेश हुआ ईरान के अंदर, चीन कुल मिलाकर टोटल $430 बिलियन वहां इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें से 120 के आसपास कमिट होकर शुरू हो चुका है। रूस इस समय यूक्रेन में उलझा हुआ है, और ईरान रशिया को ड्रोन्स भी दे रहा है, एमिनिशन भी दे रहा है। रूस नहीं चाहता कि ईरान का ध्यान कहीं और बटे, और चाइना तो
पैसे के पीछे चलता है। चाइना का यह है कि उनका इन्वेस्टमेंट नहीं खराब होना चाहिए और ध्यान भी नहीं बढ़ना चाहिए। तो ईरान अपने आप कोई बहुत बड़ा कदम उठा लेगा जिसमें अमेरिका उलझ जाए, वो ऐसा नजर आता नहीं है कि वो एफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए ये कि जवाब तो उनको देना पड़ेगा, जवाब तो वो देंगे, किसी भी दिन दे सकते हैं, हो सकता है आज ही दे दें, लेकिन वो एस्केलेट हो जाएगा पूरे युद्ध में, ऐसा लगता नहीं है। इधर बाइडेन साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है इजराइल को कि भाई अभी तो 6 महीने वही राष्ट्रपति हैं, तो आप युद्ध के बारे में ना सोचें, बाद में क्या होगा वो ट्रम्प साहब संभालें। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिला के जो है जियोपॉलिटिकल फिलहाल स्थिति अंडर कम, लेकिन हमको ये ध्यान नीरज रखना पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट की स्थिति आज ये है कि चारों तरफ बारूद फैला हुआ है, हर एक की कोशिश है बारूद में जो है वो चिंगारी ना डालें, लेकिन अगर दुर्घटना एक्सीडेंट से कोई चिंगारी डल जाती है और एस्केलेट हो जाता है, वो उसको एकदम आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जहां बारूद होता है और तमाम सारी चिंगारियां आसमान में घूम रही होती हैं, दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है। तो अगर उसको हटा दें आप, तो मुझे लगता है कि कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। अब आजकल तो आप देखिए ना सर, पूरी दुनिया में चिंगारी लगा ही रहे हैं लोग, बिल्कुल अगल बगल सब तरफ, तो ये तो एक खतरा बहुत बना हुआ है। तो अगर जी ये वाला सिचुएशन थोड़ी अलग हटाएं, अगर हम प्योर डिमांड पे आए तो डिमांड भी हमको लगता है काफी सप्रेस है, खासतौर पे चाइना की ओर से। नहीं देखिए, चाइना तो बहुत बड़ा बाजार है तेल का, और आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार भी चाइना होता है, लेकिन अभी चाइना से डिमांड बढ़ेगी ऐसा नहीं लगता, और बाजार कहीं ना कहीं उसको फैक्टर इन कर लिया है। अगर चाइना में डिमांड घट जाती है ना, कोई सब्सटेंशियली घट जाती है, मान लिया 1.2 मिलियन बैरल्स या 1.5 मिलियन बैरल्स या आप 8 लाख बैरल, तब फिर बाजार में उसकी चिंता आपको दिखेगी, कीमतें घटेंगी। लेकिन चाइना जो है उसके पास पेट्रोकेमिकल और तेल को इंपोर्ट करके रिफाइन करके बेचना, पेट्रोकेमिकल की शक्ल में बेचना, स्टोर करना, इन तीनों की कैपेसिटी काफी है। तो चाइना कोई बाजार को या दुनिया को ये मैसेज नहीं देगा क्योंकि तेल की डिमांड कम हो गई, अर्थात चीनी अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी है, तो चाहे वो उठा करके अपने स्टोर में तेल को रख ले या वो पेटकेम बना करके उसको स्टोर कर लेगा, लेकिन चाइना इस बात का बड़ा ध्यान रखेगा कि गलत मैसेज दुनिया में ना चला जाए। तो मुझे अभी उसको लेकर बहुत चिंता नहीं है। हालांकि चीनी अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ज्यादा परेशानी में है जितना कि बाजार आंक रहा है। जी, सच ढूंढना ही बड़ा मुश्किल काम है क्रूड के बारे में, क्या सच्चाई क्या होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अब चलते हैं रवि के पास और विकास के पास। रवि जी, पहले तो आप बताइए सर, क्या लग रहा है क्रूड में, डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? लॉन्ग शॉर्ट में कुछ है बढ़िया ट्रेड? जब से आपने जो डिस्कशन किया वही स्थिति अभी क्रूड में बनी हुई है, क्योंकि प्राइसेस में थोड़े फंडामेंटल इंप्रूव हुए, बट प्राइसेस ने रिएक्शन भी 6100 से 6400 तक ले लिया है। आज जो नीचे है उसका रीजन है कि अर्ली मॉर्निंग एक न्यूज आई थी, इजराइल अभी मींस नेगोशिएशन के लिए रेडी हुआ है हमास के साथ, और एक वहां पे 15 अगस्त को एक उसका डेलीगेशन है वो नेगोशिएशन में जाएगा। तो अगर कुछ इसमें पॉजिटिव निकल के आता है तो क्रूड में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से दिख सकता है। आई थिंक ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। ऊपर क्यों आया क्रूड, क्योंकि काफी एक्सपेक्टेशंस थी कि यूएस की इन्वेंट्रीज काफी लोअर रहेगी, बट हाई रहेगी, बट इस वीक में जो इन्वेंट्री के एपीआई एंड दोनों ईआई के इन्वेंट्री के डेटा आए, वो डेटा काफी ऑप्टिमिज्म के साथ आए। नेक्स्ट वीक में जो ओपेक का रिपोर्ट आएगा, इसमें डिमांड को लेकर काफी जो परिस्थिति है वो साफ होगी। हालांकि आज सुबह चाइना के जो मैक्रो डेटा है वो काफी सपोर्टिव है। आई थिंक काफी टाइम के बाद जो डिफ्लेशन का खतरा था वो टला है, तो मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे। ऑप्शन का यूज करें जब तक की स्थिति क्लियर नहीं होती, जिसमें मुझे लग रहा है कि 6400 के स्ट्राइक के आपको कॉल ऑप्शन लेके ट्राई करना है क्रूड में, जो 100 के करीब चल रहे हैं। बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 60 एंड टारगेट वुड बी 188। ओके, विकास जी आप क्या करेंगे कच्चे तेल में? सर देखिए, अगर फंडामेंटली और जियोपॉलिटिकल तो सबने डिस्कस कर लिया। टेक्निकली अगर मैं क्रूड की बात करूं तो 200 डिमो को भी इसने वीकली चार्ट पे रिटेस्ट किया है, जहां पे 6020 के करीब का ये बॉटम बना के वहां से रिवर्स किया है। तो एक रेंज के अंदर क्रूड ऑयल चल रहा है। 6000 से सपोर्ट 6000 6100 एक सपोर्ट का जोन दिख रहा है, और हायर एंड पे 6550 6600 एक रेजिस्टेंस का जोन दिख रहा है। तो वैसे तो जो बायस है टेक्निकल चार्ट्स में बुलिश है, तो कोई भी डिप अगर मिलता है 6300 320 के करीब, तो क्रूड ऑयल पे एक बाई का पोजीशन बनाना चाहिए। 6210 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हायर एंड पे 6550 एंड 6600 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, अच्छा अब थोड़ा सोने की बात करनी चाहिए। विकास जी आपसे शुरू करते हैं। सोने में क्या करेंगे आप? अभी तो वैसे चल रहा था, ठहर सा गया है, एक बहुत छोटी सी रेंज में प्ले हो रहा है। क्या करने का? लॉन्ग करना है, शॉर्ट?
सर सोना अपने 200 डेमा को टेस्ट करके डेली चार्ट में 67,700 के करीब रिटेस्ट करके घुमा है। अभी सोने में जो है रेंज जो अपने को देखने मिल रहा है 68,500 से 70,000 के करीब का रेंज देखने मिल रहा है। तो गोल्ड में कोई भी अभी डिप आता है तो 69,000 68,700 गोल्ड में बाइंग की अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए। एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 68,300 के करीब का। हायर एंड पे टारगेट जो होंगे 70,000 72,000 70,200 तक के टारगेट्स गोल्ड में देखने मिल सकते हैं। ओके रवि, भले इस समय थोड़ा सा लल डेज हो, लेकिन आगे आने वाले समय में तो बहुत अच्छी तेज़ी की उम्मीद है। और जूलर से पूछो तो वो तो हमेशा कहते हैं कि दुकान के बाद लाइन लगी हुई है, दाम वहीं खड़ा हुआ है। जरूर कस्टमर के लिए पॉजिटिव है, एक लाइन लगी है और सस्ते दाम पे मिल रहा है, तो आई थिंक एक कस्टमर के लिए पॉजिटिव। हालांकि फुटफॉल बढ़े जो ड्यूटी कट हुई इस हिसाब से काफी अच्छी रिलीफ एक फिजिकल मार्केट को मिले और फेस्टिविटी भी चालू है। एंड अभी तक का हिस्टोरिकल डेटा देखे तो 10 में से 8 साल गोल्ड सितंबर एंड अगस्त मिड से पॉजिटिव रहा है। तो आई थिंक वहां पे माइट भी एक अच्छा उछाल देखने को मिले। एंड आई थिंक मिड ऑफ सितंबर फेड की पॉलिसी है जिसमें डिसीजन मार्केट रेट करके एस्टिमेट पे ले रहा है। तो मुझे लग रहा है नियर टर्म अभी भी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन अभी एक रेंज बाउंड रह सकता है। आज भी कोई मैक्रो नहीं है, नेक्स्ट ट्यूसडे तक कोई बड़े मैक्रो यूएस के आने नहीं है। और कल पहली बार ऐसा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के बाद, जो अभी मार्केट में थोड़ा कोशिश होता था अच्छे डेटा पे, तो कल सही डेटा पे मार्केट ने सही रिएक्शन दिया जो उसका हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है। इन बिटवीन रेट कट के एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक सोने को सपोर्ट मिलना चाहिए। प्राइसेस आज थोड़े नीचे आए, जो मैंने इजराइल की बात की वही फैक्टर है जिस हिसाब से आज थोड़ा सबड्यूड ट्रेड है। बट मुझे लग रहा है कि डीप एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। सिल्वर गोल्ड दोनों में बाइंग की मौका लग रहा है मुझे। गोल्ड को बाय करें अराउंड 69,400, स्टॉप लॉस 69,180, टारगेट वुड बी 70,000। एंड सिल्वर को करंट रेट पे बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 79,700 का और 81,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, सोने चांदी और कच्चे तेल पे ये है राय, ज़्यादातर राय खरीदारी की तरफ है। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद बेस मेटल्स पे थोड़ी चर्चा करते हैं कि कॉपर एल्युमिनियम वगैरह में क्या चल रहा है ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपका कमोडिटी राउंडअप में, और अब बात करेंगे मेटल्स की, जहाँ पे काफ़ी नरमी देखने को मिल रही है। चाहे वो कॉपर हो, टिन हो, जिंक हो, ये सारे 5 से 6 महीने के निचले स्तरों पर चल रहे हैं। लेकिन केवल 1 महीने का प्राइस अपडेट अगर आपको मैं बताऊँ तो कॉपर में 13-14% की नरमी आ चुकी है, स्टील 11% गिर चुका है, आयरन ओर 9%, लेड 8%, एल्युमिनियम 7%, टिन 12%, जिंक 9%। इस तरह की वीकनेस देखने को मिल रही। एक समय से अभी तक कुछ महीने पहले कॉपर न्यू हाइस की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। क्या वजह है इन नरमी की और क्यों लगातार नीचे आ रहे हैं, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं इनके चार्ट के निशांत कुमार। निशांत जी नमस्कार, और ये बताइए ये इतनी नरमी क्यों आ रही है कॉपर में? गुड आफ्टरनून नीरज जी। अगर हम बात करें मई से अभी तक काफी करेक्शन देखने को मिली है। जैसे आपने भी बताया कि काफी डिक्लाइन आया 15 से 20% अक्रॉस द बोर्ड। मगर उससे पहले अगर हम 1 साल पहले की बात करें तो सब मेटल्स में बहुत अच्छी तेजी आई थी। तो हम अप्रैल मई के महीने तक काफी ओवरबॉट लेवल्स में पहुंच गए थे। तो अगर हम चार्ट्स पे देखें तो काफी ओवरबॉट जोन में थे सारे बेस मेटल्स। तो थोड़ा सा पुल बैक नेचुरल था, बट हाँ उसमें काफी थोड़ा ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। तो वो थोड़ा चिंता की बात रही है इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए भी। तो मेरा मानना है थोड़ा सा चाइना से नेगेटिव न्यूज आ रही थी या इतनी पॉजिटिव न्यूज नहीं थी, उसका भी बेस मेटल्स के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है। तो अक्रॉस द बोर्ड इसमें अच्छा न्यूज नहीं आ रही थी फ्रॉम द वर्ल्ड। तो बेस मेटल्स थोड़ा सा करेक्शन जो हमने तेजी पहले बनती देखी थी, चाइना में पॉलिसी डिसीजन थोड़े फेवरेबल हो रहे थे, रेट थोड़े रिड्यूस हो रहे थे, उसकी वजह से सपोर्ट मिल रहा था। बट वो मार्केट ने डाइजेस्ट किया और फिर थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला है। बट अभी अगर अभी की हम बात करें तो अच्छे लेवल्स हैं यहाँ पे मार्केट में, अच्छा सेटअप बन रहा है इधर। तो एक बॉटम इस्टेब्लिश हो रहा है इन सब मेटल्स में। थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज है, बट मेरे ख्याल से द वर्स्ट इज ओवर। अच्छा, फंडामेंटल रीजन में मुझे ये भी समझना आपसे कि क्या जो रेट कट की संभावनाएं बन रही यूएस में, उसका कोई असर होगा? नीरज जी बिल्कुल पॉसिबल है। 25 बेसिस पॉइंट्स हो सकते हैं सितंबर FOMC में।
तो एक वहां से भी मेटल्स को सहारा मिलने का चांसेस है। दूसरा जो मैं देखता हूँ, जापान के सेंट्रल बैंक ने जैसा एक्ट किया, रेट बढ़ाने की बातें हो रही हैं जापान में अब काफी सालों बाद, उससे डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी वीकनेस आती हुई दिख रही है। तो एक तरफ यूएस घटाने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ जापान बढ़ाने की बात कर रहा है, तो उससे डॉलर इंडेक्स पे प्रेशर आने की बिल्कुल संभावना है। और अगर डॉलर इंडेक्स वीक होता है तो आप उससे मेटल्स को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। निशान जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए। रवि और विकास जी, रवि जी बताइए भाई, कॉपर में आपकी टॉप ट्रेड क्या है इसमें? कॉपर माफ कीजिए, मेटल्स में टॉप ट्रेड क्या है आपकी? जरूर से आई थिंक पर्टिकुलर जो आप बात कर रहे थे फंडामेंटल का एक और फैक्टर होगा नेक्स्ट वीक में चाइना के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड रिटेल सेल्स के नंबर आने, ऑप्टिमिज्म वहां से है क्योंकि काफी अच्छे डेटा आने की उम्मीद है। मुझे लग रहा है कि आज से लेके नेक्स्ट जब चाइना के मैक्रो आएंगे तब तक थोड़ा एक शॉर्ट कवरिंग का मूड बेस मेटल्स में रहेगा। मुझे लग रहा है कि वैसे जो करेक्शन था या करेक्टिव मोड था वो शायद ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और शायद मार्केट सितंबर तक वेट भी नहीं करेगा। पॉलिसी आने के बाद मींस के वहां पे ट्रेड बने। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अपने बॉटम के काफी करीब है तो एक्यूमुलेशन करना चाहिए। चाइना ड्रिवन फंडामेंटल पे ही मुझे लग रहा है कि आगे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। तो चाइना ड्रिवन फंडामेंटल पे दो बेस मेटल आपने पहले कॉपर जो पॉइंट आउट किया था वही मेरी टॉप पिक रहेगी। कॉपर 777 पे बाई करे, स्टॉप लॉस लगाए 767, टारगेट वोट भी 790 एंड जो सेकंड पिक रहेगी वो है जिंक में भी काफी अच्छी सपोर्ट दिख रही है एंड चाइना के रियल एस्टेट मार्केट के साथ काफी अच्छा कोरिलेशन है। मुझे लग रहा है वहां पे एक बाउंस दिखना चाहिए। 250 पे बाई करें, स्टॉप लॉस लगाए 250 का और 257 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। कॉपर और जिंक दो में आप कह रहे हैं कि बाई की जा सकती है, यहाँ से ऊपर की तेजी देखने को मिलेगी। ओके रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये था हाल आज कमोडिटीज़ का, कॉपर का, अलग अलग कमोडिटीज़ का, जिंक का भी कॉल भी दी इन्होंने और कच्चे तेल का। तनेजा जी बता रहे हैं 75 से 80 की रेंज में घूमेगा। 80 से ऊपर जाए तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, 75 नीचे जाए तो बहुत दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर से पलट के उसी रेंज के बीच में प्ले होगा अनलेस एंड अनटिल की कोई जियोपॉलिटिकल तस्वीर बदल न जाए तब तक के लिए। चलिए छोटा सा एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आप फिर लौटेंगे इक्विटी मार्केट तरफ और आप देखिएगा फ्यूचर एक्सप्रेस।